हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 10 डिस्कस करना है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है और उसके कुछ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से हमें करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, मीन्स हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट का हमें जो डेवलपमेंट करना है वो कितना लॉन्ग लाइफ चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं meaning of environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources। भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है वो टोटल प्लैनेटरी, जितने भी हमारे ग्रह की विरासत होती है उन सभी रिसोर्सेज को एक कंडीशंस में या एक पूरे रिसोर्सेज को उनके बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया, उनके परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब ये तो हम थी प्लैनेटरी बेसिस पर हमारा एनवायरनमेंट बताया गया। एनवायरनमेंट हम सभी को पता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे वाटर, एयर, लैंड, है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर हम साथ में चलते हैं और इनसे जुड़कर ही हमारे सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। क्लियर है, इतना तो एनवायरनमेंट पता होगा आपको। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी लैंड है, उसके लिए वाटर की नीड होती है, तो वो भी हमारा क्या है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज है ना। उत्पादन के लिए जो भी संसाधन हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और जितना ज़्यादा कंजप्शन होता है, हमने प्रोडक्शन किया है और उसी के साथ में हमारा उतना ज़्यादा वो डिमांड नहीं हो रही, तो वो हमारी वेस्टेज हो रही है। तो वो होता है कि हमें उतना ही प्रोड्यूस करें जितना हमारा कंजप्शंस होगा। तो जो वेस्टेज जनरेट होती है वो भी किसके थ्रू होती है, एनवायरनमेंट के थ्रू होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ, मीन्स जो लाइफ हम जी रहे हैं वो किसके बिना, किसके साथ में जी रहे हैं, सन, सोयल, वाटर, एयर, है ना। तो ये सब हमारे क्या हैं, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। इट प्रोवाइड एसेंथिक सर्विसेज, कि भाई जितने भी हमारे रिवर हो गया, हमारे जितने भी रिवर वगैरह से भी आती है, ये सब नदियाँ जो आती हैं हमारी, ये किस में आती है, हमारी एसेंथिक सर्विसेज में आती है, क्योंकि वाटर तो हमें यहीं से मिल रहा है ना। क्लियर है, तो ये हमारे किसके थे, एनवायरनमेंट के फंक्शंस। नेक्स्ट पर आते हैं चैलेंज टू इंडिया एनवायरनमेंट। कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया एनवायरनमेंट के थ्रू दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो, एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल erosion, deforestation and wildlife, है ना, and some of the most present environment concerns of India। ये सारे challenges हमें एक दिए गए हैं। कौन कौन से, एयर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, सॉयल से रिलेटेड, है ना, डिफॉरेस्टेशंस। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, इंडिया चैलेंज है एनवायरनमेंट में। ठीक है, फर्स्ट इसमें दिया गया है लैंड डिग्रेडेशन, भूमि संरक्षण, भूमि अवकरण। ठीक है, डिग्रेडेशंस ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ डिफॉरेस्टेशंस। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जहाँ पर हमारा क्या होता है कि जितने भी हमारे भूमि अवकरण होगा वो हमारे किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। भूमि संरक्षण का क्या कारण हो सकता है, सॉयल हमारा किससे रिलेटेड होगा, मृदा अपरदन मीन्स मिट्टी का कटाव, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, और एयर पोल्यूशन हमारा मीन्स वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं कि ये इंडिया एनवायरनमेंट के कुछ चैलेंजेस है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, अभी जो हमने ये पॉइंट है ये ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशंस रेफर टू अ डिक्लेन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, कि भाई भूमि क्षरण या भूमि अवक्रम जो होता है वो मिट्टी या पानी की वनस्पति की स्थिति के कारण, क्वालिटी ऑफ सॉइल, भाई हमें उसकी क्वालिटी का पता होना चाहिए, वाटर और वेजिटेशंस कंडीशंस, कि वहाँ पर उसकी क्या क्वालिटी में कुछ डिक्रीज हो रहा है या कुछ इंक्रीज हो रहा है ना। कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गिरावट आती है या इसके जो
ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ की कंडीशंस में आती है, जो आमतौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है। भाई लैंड का जो भी वर्क होता है वो कौन करता है? ह्यूमन करता है ना। तो ह्यूमन के साथ ही ये सारी कंडीशंस आती हैं कि वो ह्यूमन एक्टिविटी के बेसिस पर ही लैंड डिग्रेडेशंस किया जाता है। मिट्टी का कटाव मीन्स पानी की या जो भी हमारी कंडीशन होती है उसकी क्वालिटी में, मीन्स हमारी भूमि अच्छी है, हमें अच्छे से इसमें कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन हमारे पास पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है ना। तो दोनों बेसिस हमें देखने होते हैं किस बेसिस पर हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस। इसके कॉजेज, इसके कारण क्या हैं? फर्स्ट, लॉस ऑफ वेजिटेशंस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशंस मीन्स वनों की कटाई के कारण हमारी जो डिफॉरेस्टेशन होती है उसका नुकसान होता है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशंस मीन्स अनुचित फसल चक्रण की हमने बिना टाइम पीरियड के, बिना टाइम शेड्यूल के हमने क्रॉप कर दिया, हमने क्रॉप रोटेशंस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉवर्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, कि कृषि पर निर्भर लोगों की गरीबी, कि भाई जितना भी हमारा एग्रीकल्चर होता है उस पर डिपेंड पॉवर्टी आपने चैप्टर भी पढ़ा है, चैप्टर 4 है आपका पॉवर्टी। ठीक है ना, तो उससे भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लिंक है कहीं ना कहीं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्रेडेशंस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशंस, जंगल या वनों की कटाई। ठीक है, डिफॉरेस्टेशंस इन्वॉल्व द परमानेंट डिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड। ठीक है, कि यहाँ पर जो जंगलों की या वनों की कटाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है हमारा परमानेंट डिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि स्वदेशी जंगल और जितने भी हमारे यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर परमानेंट जो लोग रहते हैं, जिनका स्थायी निवास विनाश इसमें शामिल होता है, कि भाई उनका कहीं ना कहीं हमारा ऐसा रोल है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। तो वहाँ पर क्या आ जाता है? डिफॉरेस्टेशंस आ जाता है, कि वहाँ पर या तो वनों की कटाई में हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी जंगल हैं वो इंक्लूड होंगे, या जो परमानेंटली उनका कोई भी रोल नहीं है तो उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या कहा है? इट रेफर टू कटिंग, क्लियरिंग एंड रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट वेयर लैंड इज देयर आफ्टर कन्वर्ट टू अ नॉन फॉरेस्ट यूजेस, कि यहाँ क्या होता है कि वर्षा वन को काटने की, उनकी कटिंग, समाशोधन है ना, उनकी क्लियरिंग, रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट, उन सबको हटाने के लिए संदर्भ करता है कि जहाँ एक गैर वन उपयोग में परिवर्तित होने के बाद भूमि होती है। मीन्स ये सब चीज़ें कटिंग, क्लियरिंग, रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट, इन सब को हटाने के बाद में हमारी एक नॉन फॉरेस्ट यूज डिफॉरेस्टेशंस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सॉयल एरोजन। सॉयल मीन्स मृदा, की हमारी मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। ठीक है, टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वेस्टेड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन एंड फ्लूड्स, कि यहाँ पर जो मिट्टी का क्षरण या मिट्टी का कटाव होता है कब होता है? जब उसकी सतह की मिट्टी अत्यधिक बारिश और बाढ़ से बह जाती है। भाई जब हमारे अगर ज़्यादा बारिश या बाढ़ आ गई तो फिर हमारी मिट्टी क्या होगी? वो बह जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा? मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा और उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, मीन्स जैव विविधता। ठीक है, कि इसके क्या नुकसान है, क्या इसके लॉसेस है। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complex of which they are a part, कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या होती है कि स्थलीय जितने भी हमारे समुद्री है, जितने भी हमारे समुद्र इलाके हैं और उनसे अन्य जितने भी हमारे इकोसिस्टम और जितने भी हमारी इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स हैं उन सभी से इंक्लूड करके जितने भी जीवों के बीच में हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ उनमें वेरिएबिलिटीज़ देखते हैं, उनके रूप में जो भी कंडीशन को हम परिभाषित करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, वो सब हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के फंक्शंस हैं या पॉइंट कह सकते हैं आप। मीन्स स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय, ठीक है, मतलब वो स्थल के भी हों और अदर भी हों, ठीक है, उनके इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल
परिसर में, मीन्स जहाँ पर वो रहते हैं उन सहित सभी सोर्सेज से जीवों के बीच में जो भी बायोडाइवर्सिटी को हम चेंजेस करते हैं वो सब इंक्लूड किए जाते हैं, और वो सब इसके क्या हैं, विच दे आर ए पार्ट, वो सब इसके पार्ट भी हैं, ठीक है। तो वो बायोडाइवर्सिटी लॉस कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, सबको पता है। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर इन सच कंसंट्रेशंस विच आर हार्मफुल टू मैन एंड द एनवायरनमेंट। वायु प्रदूषण एक ऐसी एक रगता है जो हवा में हमारी जो भी प्रेजेंस ऑफ मटेरियल होती है, जितनी भी हमारी सामग्री की जो उपस्थिति होती है, जो मनुष्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज़ वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरिया। भाई इंडिया में वायु प्रदूषण हमारे जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें वाइड रूप से है ये, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वेयर व्हीकल आर मेजर कंट्रीब्यूटर एंड इन अ फ्यू अदर एरियाज़, कि भाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाहनों का योगदान होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा। अब एक ही घर में हमारे पास 5 से लेकर 7 व्हीकल तक होते हैं, हर एक पर्सन के अलग, जितने पर्सन होंगे घर में उतने ही उनके पास व्हीकल हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, ये इन सब चीज़ों से हमारे क्या बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन ही तो हो रहा है ना। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि हमारे जैसे कहीं, ठीक है, कहीं पर हमारे प्लांट ज़्यादा हैं और वहाँ पर हमारे थर्मल पावर प्लांट, इन सब को भी हम कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पर हमारे प्लांट्स ज़्यादा होंगे, जहाँ पर हमारी पावर प्लांट्स लगे हुए होंगे, वहाँ पर एयर पोल्यूशन होना ही होना, क्योंकि उनके धुएँ से ही सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन के लिए अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है, और जितने भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पर, जहाँ पर हमारे पावर प्लांट्स होंगे वहाँ से, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीकल यूज़ किए जाएंगे वहाँ से हमारा एयर पोल्यूशंस बढ़ता है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, सतत विकास, की हम किस तरह से डेवलप करें और वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअसली कैसे चलेगा, जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट विच विल अलो ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव ए पोटेंशियल्स एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई अब हम वाटर, एक एग्जांपल देती हूँ, हम वाटर यूज़ करते हैं, और वाटर अगर हम इतनी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करने लगे कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ ना बचे, है ना। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ, सेविंग करके चलते हैं कि भाई कुछ पेरेंट्स इतनी सेविंग करते हैं, इतना वो अपनी सेविंग को लेकर चलते हैं कि वो आने वाली फ्यूचर के लिए सोच कर चलते हैं कि उन्हें जीवन में, उन्हें आगे की लाइफ में कुछ भी ना करना पड़े, है ना। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होती है कि वो हाई लेवल का वो भी अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि हम इस तरह से यूजेस करें जो हमारा इन फ्यूचर अच्छा हो, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट, कि यह वह विकास है जो सभी भावी पीढ़ियों को जीवन की एक संभावित एवरेज पोटेंशियल्स एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी औसत गुणवत्ता प्रदान करने की अनुमानित देगा, ठीक है। दैट इज एट लीस्ट एज हाई विच इज़ बीइंग एंजॉय बाय द करंट जनरेशन, कि जो हमारी वर्तमान, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, कम से कम उसके लेवल का तो मिल ही जाए ना। क्योंकि आपको पता है, आपने अपने फैमिलीज़ में भी देखते होंगे कि जो चीज़ पहले नहीं थी वो अब है, और जो अब है वो आगे भी उससे भी बेटर हो सकती है ना। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा मीनिंग यही समझना है कि फ्यूचर जनरेशन को अच्छा करने के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, इसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग लाइफ तक हमें ये चीज़ें चलानी है। क्लियर है बात। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे प्राप्त करें कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। रेस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कि भाई जितने भी हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हमने रोक लगा दी, क्योंकि हमें पता है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है उस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट नॉन रीन्यूएबल विद रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके साथ में एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इंक्लूड कर दें, ठीक है।
बिकम इनपुट एफिशिएंट, इनपुट कौशल बने कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऐसा हो जो इफ़ेक्ट डाले, ठीक है। कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन पर कंट्रोल करें। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के विकास को नियंत्रित भी करें, क्योंकि हमारा जितना भी पोल्यूशन होगा उस पर हमें कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। पोल्यूशंस बढ़ने से हमारा डेवलपमेंट भी रुक जाता है, क्योंकि उतनी ही इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये, और कहीं ना कहीं हमें इसके बेसिस पर हम कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 10 था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें आपको इस वीडियो के साथ में इस पूरे चैप्टर को अपनी बुक से रीड भी करना है, और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अच्छे से मेहनत करो और अपनी तैयारी को पूरे प्रोसेस के साथ में करना शुरू कर दो। एक शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल के साथ में अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।